जी अजमल खान साहब लेकर रहा हूँ और बड़ी अच्छी बातचीत अभी हम लोगों की ग्रेजुएट में हुई है, इंशाल्लाह होती रहेगी। विजय रतमरा साहब को पेश किया, जनाब जावेद साहब ने तालियां कहा। मुझे साहब ने शॉट पेश किया। और आज उनके साथ एक ही मंच में खड़े होते हुए भी मुझे बहुत फख्र हो रहा है। We have Dr. Mohammad Nizamuddin, the Vice President of State Council of Unani Medicine, West Bengal. जोड़े हाथ ताली हो जाए, शाबाश मिले। ले रहे हैं उनके भाई जनाब इंतखाब आलम आरजू साहब। और रिप्रेजेंट करके मैं सादिक साहब को रिक्वेस्ट करूंगी मंच पे ज्वाइन करने के लिए। आइए दीजिए पद्म भूषण हाकिम मोहम्मद सरफुद्दीन कादरी ऑनररी अवार्ड्स। पानी लेकर जरूरत ताली हो। कांग्रेस की जानिब से आप हजरात का बहुत बहुत सम्मान मैं करना चाहता हूँ और आप हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारी हिम्मत अफजाई की और इज्जत अफजाई की। हालांकि उस लायक में नहीं था बहकर, ये आपका करम है, ये आपकी मेहरबानी है, ये आपकी नवाजिश है कि हमको इस एजाज से आप नवाजे। मोहतरम सामीन, मेरे लिए आज का ये दिन बहुत ही अहम है और आप हजरात के लिए भी है। क्या कहता है वो आपके बारे में कहता है कि काफी दूर से एक फुर्सत निकाल कर मोहब्बत में हम लोगों की तशरीफ लाए आप। काफी दूर से फुर्सत निकाल कर मोहब्बत में हम लोगों की तशरीफ लाए आप और आपकी आवाज बाप रे बाप। उसके बारे में थोड़ा बताइए। और एक जो बड़ा मामला चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ माइनॉरिटी जो है बहुत परेशान हाल में है, जो केंद्र में जो सरकार है उससे भी परेशान है और अभी हिजाब का मामला चल रहा है, ये कुल मिला के बताइए। लोग परेशान हैं और अगर मैं कुछ कहूँगा तो मैं भी परेशान हो जाऊंगा। तो बेहतर होगा कि इस मसले पे गुफ्तगू ना की जाए। हालात क्या चल रहे हैं आप सब बखूबी वाकिफ हैं। तो एक खामोशी जो है वो हजार शोर पर भारी होती है। खामोश रहना ही बेहतर होगा। और अभी सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क़ इम्तिहान और भी हैं, और भी इम्तिहान आने वाले हैं। तो जो भी होगा, जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वो हो जाएगा। ये यूनानी का जो प्रोग्राम हो रहा है, क्या हिंदुस्तान में इसको बढ़ावा मिलना चाहिए कि बंगाल में बढ़ावा? बिल्कुल मिलना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि कुछ मुझे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे और अच्छे मैंने एलोपैथिक डॉक्टर्स से इलाज करवाया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और एक एलोपैथिक डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया कि आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप यूनानी दवाएं लें, आप तजुर्बा करें आप। और जो यूनानी दवाएं मैंने ली तो मुझे फौरी तौर पे उससे फ़ायदा हुआ। और अभी भी मैं
बाकायदगी से ले रहा हूँ। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जो एलोपैथिक की जो दवाएं होती हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, उसका रिएक्शन होता है, लेकिन यूनानी दवाओं का कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि जो भी दवाएं हैं वो बिल्कुल जड़ी बूटियों से बनी होती हैं, नेचुरल होती हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा मुझे तजुर्बा रहा है यूनानी दवाओं का। और कोई भी आप यूनानी दवा ले लें, अक्सर ये होता है कि लोग वेट कम करने के लिए कुछ एलोपैथिक की दवाएं खाते हैं जिसका बहुत बुरा आफ्टर इफेक्ट होता है। लेकिन जब वेट कम करने की आप यूनानी दवाएं लेते हैं तो वज़न भी कम होता है और कोई उसका आफ्टर इफेक्ट भी नहीं होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो लोग मायूस हो गए हैं, जिन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, जिन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल रही है, तो वो यकीनन यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करें। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि उन्हें फ़ायदा होगा। और स्टेज पर रहते हुए एक कंट्रोवर्सी हो गया, इंतखाब साहब ने इस्तीफा दिया, फिर लोगों ने मनाया, तो वो कैसा लगा? देखिए, अक्सर ये होता है कि लोग इस्तीफा देने को तैयार नहीं होते हैं और उन्हें दरवाज़ा दिखा दिया जाता है। यहाँ उल्टा हुआ है, यहाँ उल्टा हुआ है कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं और कोई भी उनका इस्तीफा मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने यही कहा है कि आवाज़ खल्क़ को नकार खुदा समझे। ये बिल्कुल बात सही है। ये लोगों की राय है उनके बारे में, लोगों का प्यार है, लोगों का खुलूस है, लोगों का भरोसा है, जो उन्हें इस्तीफा देने पे बिल्कुल राज़ी नहीं हो पा रहे हैं, लोग नामंजूर कर रहे हैं उनका इस्तीफा। अभी जैसे हिंदुस्तान में जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से ये आप कि हालिया साहब को जिस तरीके से बनाया जा रहा था, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि कैसा होगा? देखिए, ऐसा है भाई, ऐसा है, देखिए ऐसा है कि डॉक्टर या दवा जो है, ना तो डॉक्टर इलाज करते वक्त किसी का मज़हब पूछता है और ना ही दवा जो है वो अपना काम जब दिखाती है वो किसी का मज़हब नहीं पूछती है, दवा भी नहीं पूछती है। उसका काम जो है मर्ज़ को ख़त्म करना है, जड़ से ख़त्म करना है। तो यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए कि मज़हब मिल्लत से बुलंद होकर आपको अपने फ़राइज़ अंजाम देने हैं। डॉक्टर हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों का इलाज करता है, उन्हें शिफा बख्शता है। इसी तरीके से जब आप दवा खाते हैं तो दवा भी जो है शिफा देने से पहले आपका मज़हब नहीं पूछती है। ये इंतज़ार साहब, आज आपने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा किस वजह से दिया? देखिए, ये हम 1984 में 10 दिसंबर ऑफ 1984 में हमने ज्वाइन किया था स्टेट काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिसिन एज ए अकाउंटेंट कम कैशियर। उस वक्त मेरा क्वालिफिकेशन था BCom एंड A-Level। और माशाल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत ही इम्प्रेशन के साथ, बहुत ही जुस्तजू के साथ हमने यूनानी काउंसिल में काम किया। इसको मद्देनज़र रखते हुए 2010 में हमको प्रमोशन मिल गया कि आप 2010 दिसंबर में प्रमोशन मिला कि आप रजिस्ट्रार बने, एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज के, तो हमें रजिस्ट्रार बना दिया गया। और उस दिन से आज तक हमने यूनानी की खिदमत करते ही रहे हैं। हमारा पहले ऑफिस हुआ करता था 79 भी चित्रंजन एवेन्यू, जो कि बहुत ही ख़राब हालत की बिल्डिंग थी वो, और वहाँ पर हम लोगों ने उसको यूनानी काउंसिल को चलाया। फिर हमने गवर्नमेंट से दरख्वास्त किया कि भाई हम लोगों को कोई अच्छी जगह दीजिए, तो उन लोगों ने हम लोगों को फिर सियालदह में एक है आपका होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है, उन्हें वहाँ पर हम लोगों को जगह दिया गया। वो भी हम लोगों को टेम्परेरी था, लेकिन आज माशाल्लाह से हम जितने मेंबर्स हैं, हमारे निज़ाम साहब हैं वाइस प्रेसिडेंट, हमारे हकीम मंजर सादिक साहब हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर श्याम सुंदर कुंडू, इन लोगों की खिदमत से, इन लोगों की जद्दोजहद से हम लोगों ने अप्लाई किया गवर्नमेंट को, हम लोगों ने कोशिश की। आज माशाल्लाह से हमारा यूनानी काउंसिल पुर्तो भवन में 3rd फ्लोर
फ्लोर पे रूम नंबर 317 में है, जहाँ पर हर काउंसिल का ऑफिस है। वहाँ पर यूनानी का नहीं, सिर्फ वहाँ पर आयुर्वेदिक काउंसिल भी है, वहाँ पर नर्सिंग काउंसिल भी है, वहाँ पर डेंटल भी है, वहाँ पर फार्मेसिस्ट है, वहाँ पर योगा नेचुरोपैथी काउंसिल है। यानी कि सब काउंसिल एक जगह आ गया, सिर्फ होम्योपैथी और एलोपैथी को छोड़कर, चूँकि उन लोगों का अपना अपना बिल्डिंग है। आपने इस्तीफा दिया, आपने इस्तीफा क्यों देने का सोचा था? इस्तीफा इसलिए दिया है कि मैं बहुत बीमार रहता हूँ। अच्छा, अभी कुछ 1-2 महीना पहले जो है हमको ब्रेन स्ट्रोक भी हो चुका था और हमारा ओपन हार्ट सर्जरी भी किया हुआ है। इंसुलिन के डिपेंडेंट पेशेंट हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि और ज़्यादा ये नहीं करते हुए, काम नहीं करते हुए हम अपना इस्तीफा ले। जैसे कि यहाँ स्टूडेंट लोगों ने सब आप बोल रहे थे कि नहीं देने के, तो आपने क्या इरादा बनाया? फिर बस सिर्फ स्टूडेंट ने नहीं, हमारे चेयरमैन, हमारे वाइस चेयरमैन, हमारे मेंबर साहब ने कहा कि आपको इस्तीफा नहीं देना है, हम आपके साथ में हैं। तो इंशाल्लाह हम इन लोगों के साथ ही रहेंगे। अभी हम अपना इस्तीफा हम वापस ले रहे हैं। सरकार इसमें क्या मदद कर रही है? सरकार तो हर तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए तैयार है। नंबर 1, आज ये दिन जो है हम लोग यहाँ ख़ासतौर से आए मनाने के लिए कि यूनानी मेडिसिन को और इम्प्रूव किया जाए और उसमें रिसर्च वर्क हो और काम किया जाए ताकि ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे। और ख़ासतौर से रजा मुराद साहब भी आए थे और सारे लोग हैं। हम रजा मुराद साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस प्रोग्राम में वो आए। हम लोग जब अलीगढ़ में थे, ये प्रोग्राम अलीगढ़ में मनाते थे, लेकिन पहली बार हम कलकत्ता में यहाँ आए हैं। हमको काफ़ी खुशी हुई प्रोग्राम देखने के बाद। चूँकि आप माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं और इससे तमाम माइनॉरिटी जुड़े हुए हैं, एक मसला जो चल रहा वेस्ट बंगाल में वो ये कि सरकार ने बांग्ला को सेकंड लैंग्वेज किया है, लेकिन जो उर्दू छात्र हैं जो पढ़ चुके हैं उनका प्रॉब्लम हो रहा है। उनके यहाँ तो उर्दू बांग्ला कंपलसरी नहीं था और नौकरी में उसको कंपलसरी किया गया। देखिए, एक बात है, जिस स्टेट में हम रहते हैं उस स्टेट का लैंग्वेज को जानना ज़रूरी होता है। एक दूसरा नंबर, अगर वो लैंग्वेज नहीं जाने तो उर्दू बच्चियाँ जो है मेन स्ट्रीम में आ नहीं सकते हैं। खाली उर्दू बच्ची क्यों, आप हिंदी भी बच्चों को भी देख लीजिएगा, नेपाली जिसका लैंग्वेज उसका भी साथ प्रॉब्लम होता है। इसलिए स्टेट लैंग्वेज, हम बिहार में थे, बिहार में भी देखा कि हिंदी जो है पहला जानते हैं। यूपी में अलीगढ़ से मैं पढ़ा हूँ, अलीगढ़ में भी जो है वहाँ की स्टेट लैंग्वेज जो है हिंदी है, उसको लोग जानते हैं। अब तमिलनाडु चले गए, तमिल जानते हैं। हर जगह तो स्टेट लैंग्वेज तो जानना ज़रूरी होता है। और हम ये सोचते हैं कि जितने भी उर्दू लैंग्वेज के बच्चियाँ हैं वो लोग भी जाने। हम बंगाल में हैं, हम बंगाली शनाख्त लेने में हमको इनकार किस चीज़ का। दूसरी बात, अगर हम मेन स्ट्रीम में नहीं रहें तो फिर सर्विस में जो है हमारा रेशियो घटते जाएगा। और कोई एक उर्दू जो है 3-4 जगह या 10% जहाँ रिजर्वेशन है वहाँ उर्दू, लेकिन बाकी जगह सब जगह बंगाली है। अब जैसे कि IAS पढ़ के आते हैं, IAS करके आते हैं, तो वो तो उसका भी कंडीशन हो जाता है कि जब तक बांग्ला कंपलसरी क्लियर नहीं करेगा उसका भी जो है इंक्रीमेंट वगैरह बंद रहता है। जब IAS पढ़ने के बाद, जो IAS पास करने के बाद आके ऐसा होता है तो फिर हम यहाँ रह करके बांग्ला अगर नहीं सीखें तो ये हमारे लिए किस तरह की बात होनी होती है।